So dear student, today we are going to discuss about schizophrenia. What is schizophrenia? What are the symptoms and why this schizophrenia develop? Some basic remedies we will also discuss here. सबसे पहले देखिए schizophrenia है क्या? schizophrenia एक सीरियस मेंटल इलनेस है. इसकी सीवियरिटी बहुत अधिक होती है और क्रॉनिक भी है. सीवियर होने का मतलब ये जो इसका लेवल ऑफ डिफेक्ट है, डीपनेस है प्रॉब्लम की, वो बहुत गहरी होती है. क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय तक बनी रहती है. सिजोफ्रेनिया एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है, मानसिक समस्या है, जो हमारे सोचने, समझने की क्षमता, व्यवहार करने की क्षमता और साथ ही साथ संवेगों के संदर्भ में जो उसके परसेप्शन की, एक्सप्रेशन की, इन सब चीजों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है. ऐसा लगता है कि जो लोग इस समस्या से ग्रसित होते हैं, उनका वास्तविकता के साथ संबंध समाप्त हो जाता है. सिजोफ्रेनिया कॉमन मेंटल डिसऑर्डर नहीं है. इट इज वेरी अनकॉमन, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये व्यक्तित्व की विकृति को प्रदर्शित करती है. ज्यादातर लोगों में आपने जो कल लास्ट क्लास में देखा था, एंजाइटी, स्ट्रेस, इवन डिप्रेशन, ये ज्यादा लोगों में डेवलप होता है. सिजोफ्रेनिया इस तरह से बहुत अधिक लोगों में नहीं डेवलप होता है. और दूसरी चीज क्या है कि पुरुषों में महिलाओं की तुलना में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. अगर हम सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स की बात करें, उसके साइड की बात करें, साइन और सिम्टम्स मैंने आपको पहले ही बताया था. साइन जो बिना देखे ही समझ में आ जाए, सिम्टम जो आप बताते हैं, साइन प्रदर्शित होता है, सिम्टम्स आपको बताने को. सिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं, वो ज्यादातर 16 से 30 साल की जो अवस्था है, इनमें ही देखने को मिलती है. इसी अवस्था के बीच में ये सिम्टम्स प्रदर्शित होते हैं. सिजोफ्रेनिया बच्चों में बहुत रेयरली ही पाई जाती है. बच्चों में बहुत रेयर केस में सिजोफ्रेनिया देखने को मिलती है. इसके अगर सिम्टम्स को देखें तो हम 3 कैटेगरी में इसके सिम्टम्स को बांट सकते हैं. पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स. पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है? पॉजिटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स हैं जो ज्यादातर साइकोटिक बिहेवियर को शो करते हैं. और इस तरह के सिम्टम्स एक नॉर्मल हेल्दी
पर्सन में देखने को नहीं मिलते। जिन लोगों में ये पॉजिटिव सिम्टम डेवलप होते हैं उनका वास्तविकता के साथ संबंध लगभग समाप्त हो जाता है। इन सिम्टम्स में क्या क्या आते हैं? पॉजिटिव सिम्टम्स में हैलुसिनेशन आता है, डिल्यूजन आता है, थॉट डिसऑर्डर आता है और मूवमेंट डिसऑर्डर। हैलुसिनेशन क्या है, डिल्यूजन क्या है, पहले इसको समझिए। इल्यूजन आपने पढ़ा होगा, फॉल्स परसेप्शन। जब मैं परसेप्शन पढ़ा रहा था तो आपको इल्यूजन के बारे में बताया था। फॉल्स परसेप्शन जो होता है वो इल्यूजन है। जैसे रस्सी को सांप समझना। बट मिस परसेप्शन इज हैलुसिनेशन, means you are perceiving something that is really not present. Means you are looking, you are watching someone who is really not present there. You are hearing some voice that is really not exist there. ये hallucination। रस्सी को सांप समझना वो लाइट की विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। रस्सी पर जब ठीक से लाइट पड़ती है तो आपको समझ में आ जाता है कि वो लाइट रस्सी है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट स्टिमुलस हो ही नहीं और वो आपको दिख रहा, कोई आवाज भी नहीं हो लेकिन आप सुन रहे हैं। जैसे भगवान से लोग बातें करते हैं, ऐसे लोग ज्यादातर उनको दिखाई भी देते हैं, सुनाई भी देते हैं। डिल्यूजन दूसरा है। डिल्यूजन इज ए फॉल्स बिलीफ, एक गलत विश्वास। आप जितने भी व्यवहार करते हैं सब आपके विश्वास तंत्र पर आधारित, बिलीफ सिस्टम। और डिल्यूजन क्या है? फॉल्स बिलीफ। जैसे आपको विश्वास हो जाए कि दुनिया में आप सबसे शक्तिशाली हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर्स, ग्रैंडिसिटी, महानता का। उसी तरह आपको ये लगे कि सब लोग आपके खिलाफ हैं, आपकी साथ के लिए साजिश कर रहे हैं, आपको मारने वाले हैं, या ये है वो है, इस तरह का। इसको कहते हैं डिल्यूजन। तीसरा इसमें पॉजिटिव सिम्टम है थॉट डिसऑर्डर। इसको में जो सोच की समस्या हो जाती है, अनयूजुअल या डिसफंक्शनल वे ऑफ थिंकिंग, हर चीज को नकारात्मक तरीके से देखना, अलग तरीके से देखना, उसके बारे में सोचना। ठीक है, जैसे पंखा चल रहा है, आपको लगेगा कि थोड़ी देर में पंखे में से जो है नट निकल जाएगा, वह गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। नट गिरेगा तो पंखा जमीन पर गिरेगा, फिर हो सकता है कि किसी की उससे डेथ हो सकती है, ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है। गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी का टायर बाहर निकल जाएगा, गाड़ी समुद्र में चली जाएगी, पहाड़ पर से कूद जाएगी, ऐसे सोच। उसी तरह मूवमेंट डिसऑर्डर होता है। मूवमेंट डिसऑर्डर क्या है? या तो इनके मूवमेंट जर्की होते हैं, ये एक पोज में बहुत लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। हाथ उठाए हुए हैं, पता चला कि 15-20 मिनट तक ही पोज में। ठीक है, एक अलग तरह के पोज में बने रहते हैं। जैसे एक स्मूथ और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट लोगों का होता है, उस तरह का मूवमेंट इनका नहीं होता। तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स है। अब कुछ हम नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें तो नेगेटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स हैं जो हमारे इमोशंस और बिहेवियर
डिसरप्शन के साथ जुड़े हैं। जैसे जो संवेग हैं, एक आम आदमी जैसे फील करता है, वो इनमें नहीं होता है। से फ्लैट अफेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन एकदम फ्लैट होगा, न खुशी का भाव प्रदर्शित होगा न गम का, एक अलग तरह का भाव होगा। वॉइस का जो टोन है वो भी फ्लैट होगा, कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई इसमें सैडनेस हैप्पीनेस सॉरो कुछ नहीं। जो प्रतिदिन की जिंदगी है इनकी से जो है इनको कोई प्लेजर नहीं मिलता है, खाने में, घूमने में, खेलने में, काम करने में कोई सुख नहीं। किसी को काम को प्रारंभ करना इनके लिए बहुत कठिन होता है, और प्रारंभ कर भी लेते हैं तो उस क्रिया को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यानी कि मोटिवेशन की कमी। बेड़ा जानते हैं, पढ़ाया था। रिड्यूस स्पीकिंग, बातचीत भी बहुत कम करते हैं, बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जो है इसके नेगेटिव सिम्टम्स। इसके बाद तीसरे हैं इसमें कॉग्निटिव सिम्टम्स। ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स सभी जो मैंने बताया उसी को आप पिक्चोरियल फॉर्म में देख रहे हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स, प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर, और नेगेटिव, एब्सेंस ऑफ हेल्दी बिहेवियर। तो नेगेटिव का मतलब एब्सेंस ऑफ हेल्दी बिहेवियर, जैसे फ्लैट अफेक्ट, रिड्यूस सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, नो फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट, इसको बोलते हैं एडोनिया। एवोल्यूशन, लेस मोटिवेशन जिसको कहते हैं। एलोजिया, स्पीकिंग लेस। कैटाटोनिया, मूविंग लेस। ये जो मैं भी बता रहा था उसके टेक्निकल नाम है, अभी आपको टेक्निकल नाम पे उसमें नहीं पढ़ना है, अब सीधे सीधे सिम्टम्स होगी। तीसरा इसमें कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स कुछ पेशेंट्स में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो बहुत नॉर्मल लेवल के होते हैं, लेकिन कुछ बहुत सीवियर लेवल के होते हैं। और जिनमें सीवियर लेवल के कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं उनमें मेमोरी और थिंकिंग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इन कॉग्निटिव सिम्टम्स में क्या है, पुअर एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, माने किसी सूचना को समझना और उस पर निर्णय लेने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है बहुत। ट्रबल फोकसिंग और पेइंग अटेंशन, जिनका अटेंशन होता है बहुत कमजोर होता है, बहुत वीक होता है। दे आर नॉट एबल टू पे अटेंशन ऑन एनी पर्टिकुलर पॉइंट, और किसी तरह से ध्यान चला भी जाए उसको सस्टेन करना और मुश्किल था। प्रॉब्लम विथ वर्किंग मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी मैंने आपको बताया था। जैसे कोई चीज सीखे हैं यार, उसको तुरंत यूज करने की जो क्षमता होती है, जैसे आपको कोई नंबर बताया गया कि ये नंबर, इस पर कॉल करना है, तो इमीडिएटली आप वो नंबर अपने दिमाग में रिपीट करते हैं और फिर डायल करते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं। ये आपकी वर्किंग मेमोरी। ये सारे कॉग्निटिव सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सिजोफ्रेनिया, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इट इज सीरियस मेंटल इलनेस एंड सीरियस एज वेल सीवियर एंड क्रॉनिक। सीरियस में सीवियर भी है और क्रॉनिक भी, जिसमें व्यक्ति अपनी वास्तविकता के साथ संबंध खो देता है, अपनी पहचान खो देता है, चीजों को सोचना समझना उसका समाप्त हो जाता है, संवेगों के प्रति फ्लैट हो जाता है। तो पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम और कॉग्निटिव सिम्टम्स, ये सब सारे आपके सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे
कारण की, व्हाट आर द कॉज और रिस्क फैक्टर, क्यों सिजोफ्रेनिया होता है। तो सिजोफ्रेनिया के डेवलपमेंट में जीन और एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रिसर्चेस में यह देखने को मिला है कि सिजोफ्रेनिया फैमिलीज में रन करता है, लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है कि फैमिली में किसी मेंबर को सिजोफ्रेनिया है उसके बच्चों को आवश्यक रूप से, निश्चित रूप से सिजोफ्रेनिया होगा ही। फिर भी इस बीमारी की जो जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है वो 60 से 90% तक है। मतलब अगर माँ बाप में किसी को है या परिवार में है तो अगली पीढ़ी में इस बीमारी के होने की संभावना अधिक होती है, ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है। सिजोफ्रेनिया किसी सिंगल जीन से कंट्रोल नहीं, अब ये कई जीन से कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से अगली पीढ़ी में जाने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। तो जिसकी जेनेटिक कारण है वो इसीलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये बीमारी ट्रांसफर होती है जीन्स की वजह से। दूसरी चीज जो है इसमें वह वातावरणीय कारण, केवल जीन से ही ये बीमारी प्रभावित नहीं होती है, बल्कि जो व्यक्ति का वातावरण होता है जिसमें वो रह रहा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जीन जब उस तरह के वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है तब जाकर वो बीमारी प्रदर्शित होती है। वातावरणिक कारणों में जो है एक्सपोजर टू वायरस, किसी ऐसे वायरस का एक्सपोजर जो आपके दिमाग को क्षति पहुंचा सकता है। मॉल न्यूट्रिशन बिफोर बर्थ, जन्म से पहले बच्चों में जो कुपोषण होता है गर्भ के दौरान, वो सिजोफ्रेनिया के डेवलपमेंट में भूमिका उसकी है। बर्थ के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम होती है, खासतौर से ऑक्सीजन के लेवल की जो बात होती है, ड्यूरिंग द बर्थ अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो ब्रेन सेल डेड हो जाती है। आपके ब्रेन सेल को, न्यूरॉन को केवल दो चीज चाहिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना वो 3 मिनट से ज्यादा ब्रेन सेल डेड नहीं रह सकते, डेड हो जाते। तो ब्रेन सेल का डेड होना यानी कि प्रॉब्लम ड्यूरिंग द बर्थ, और और भी बहुत तरह के साइको सोशल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सिजोफ्रेनिया होता है। जयपाल अपना माइक बंद करो। कहाँ से चले जाते हैं, इनको ध्यान ही नहीं है कि क्लास में बैठे। तो ये जो है प्रॉब्लम्स हैं जो वातावरणीय कारणों से जुड़े हैं, जो सिजोफ्रेनिया के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद देखें तो डिफरेंट ब्रेन केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है।
ब्रेन केमिस्ट्री में आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल में कमी या दिखता है सिजोफ्रेनिया के डेवलपमेंट में जो है रोल प्ले करती है। खासतौर से डोपामाइन और ग्लूटामेट का रोल ज्यादातर देखने को मिला है, जिनमें सिजोफ्रेनिया का लेवल ज्यादा होता है या जो सिजोफ्रेनिक जो पेशेंट हैं उनमें डोपामाइन अधिक पाया जाता है। डोपामाइन एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। तो आगे अब तो न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा। आपके ब्रेन में कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिसमें खास तरह से 4 हैं जो एक्साइटेटरी रोल प्ले करते हैं और एक है इनहिबिटरी। 4 में जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, एसिटिलकोलिन है, ठीक है, और जो है उसी तरह से इपाइनेफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन, ठीक है। और गाबा है एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जिसको कहते हैं गामा अमीनोब्यूटारिक एसिड। तो ये आप देखें कि जैसे पॉजिटिव सिम्टम्स के डेवलपमेंट में डोपामाइन का और एसिटिलकोलिन का और ब्रेन में किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन मतलब किसी तरह का, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, कई बार ट्यूमर और इन सब सारी चीजों की वजह से भी इस तरह के सिम्टम्स डेवलप। उसी तरह जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो सेरोटोनिन, ग्लूटामेट और गाबा के द्वारा कंट्रोल होते हैं। कॉग्निटिव सिम्टम्स में आप देखें सेरोटोनिन का, ग्लूटामेट का और एसिटिलकोलिन का रोल। ठीक, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इनका जो सेक्रेशन स्राव वो आपके अलग अलग सिम्टम्स को प्रभावित करता है। यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर का जो है लेवल, अगर एक जो उसका ऑप्टिमम लेवल है उससे कम या ज़्यादा होता है तो तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, जिनमें से ये सिजोफ्रेनिया भी है। कुछ और अगर कॉजल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो बर्थ से पहले बच्चों में जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है उस दौरान अगर कोई फॉल्टी कनेक्शन डेवलप हो जाता है, फॉल्टी कनेक्शन का मतलब कि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच कनेक्शन डेवलप होते हैं। न्यूरॉन्स, जब भी आप कुछ नई चीज सीखते हैं तो एक नया कनेक्शन डेवलप होता है जो होता है। तो अगर ये कनेक्शन गलत डेवलप हो जाते हैं तो भी सिजोफ्रेनिया के डेवलपमेंट की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, प्यूबर्टी के दौरान जो हमारे ब्रेन में तमाम तरह के चेंजेस होते हैं और ये जो चेंजेस हैं ये कई बार साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप कर जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति में जेनेटिक वेलनेबिलिटी है या ब्रेन डिफरेंसेस है तो खास तौर से मैंने पहले ही बताया कि बच्चों में सिजोफ्रेनिया नहीं डेवलप होता है। जब आप 15-16 साल के होते हैं, यानी कि जब आप एडोलसेंट में आते हैं, तो एडोलसेंट में ऑलरेडी एक बायोलॉजिकल चेंज बॉडी में होता है। ठीक है, तमाम तरह के बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं और अगर पहले से वल्नरेबिलिटी है, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी है, इस बीमारी की जीन्स हैं, तो इस एज में जो है अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो निश्चित रूप से सिजोफ्रेनिया के लक्षण प्रदर्शित होने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए कैसे ये सारे फैक्टर मिलकर सिजोफ्रेनिया डेवलप करते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इन्वायरमेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये दोनों मिलके न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज डेवलप करते हैं, टारगेट फीचर। इसकी वजह से होता क्या है, ब्रेन डिसफंक्शन, इनप्रॉपर बैलेंस इन ऑफ केमिकल एंड दैट विल लीड टू सिजोफ्रेनिया। इस प्रकार से सिजोफ्रेनिया अभी तक जितना मैंने आपको बताया जो कारण है उनसे डेवलप होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, अगर सिजोफ्रेनिया को
समय रहते ट्रीट नहीं किया गया तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही कष्टदायी खुद के लिए और परिवार और समाज के लिए भी होता है। और इन कॉम्प्लिकेशंस की कारण क्या है कि सिजोफ्रेनिया, इन तमाम तरह के जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स आप देख रहे हैं, जो डिसऑर्डर्स या बिहेवियर है, उनको लीड करता है या उनके वजह से ये सब सारी चीजें होती है। जैसे जिनमें सिजोफ्रेनिया होता है उनमें सुसाइडल अटेम्प्ट और सुसाइडल थॉट हो सकता है। एंजाइटी डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, अल्कोहल अब्यूज हो सकता है, ठीक है, इनएबिलिटी टू वर्क और अटेंड स्कूल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, होमलेसनेस, सोशल आइसोलेशन, हेल्थ एंड मेडिकल प्रॉब्लम, बीइंग विक्टिमाइज्ड, एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है, ये सब सारी चीजें सिजोफ्रेनिया के वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस। सिजोफ्रेनिया अपने आप में जो बीमारी तो है, इसकी प्रेजेंस में कई और तरह की बीमारियां भी व्यक्ति में डेवलप हो जाती है। इसलिए कहा जाता है ये सीवियर नेचर की साइकोटिक डिसऑर्डर है जो क्रॉनिक होती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट को देखें, हालांकि ट्रीटमेंट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया ट्रीटमेंट के बारे में बता दे रहा हूँ कि इसमें एंटी साइकोटिक ड्रग्स यूज की जाती है। इसमें खासतौर से डेली यूज के लिए ओरल पिल्स या फिर लिक्विड फॉर्म में खाने में या इस तरह की चीज़ों में इनको जो है एंटी साइकोटिक ड्रग्स दी जाती है। कुछ एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं जो इंजेक्शन के द्वारा 1 मंथ में या 15 दिन पर दिए जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनको इन दवाओं के साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों मिलकर इस बीमारी का इलाज जो है कर सकते हैं। अगर डॉक्टर ने कोई दवा रिकमेंड की है, सही डोज की दवा है और पेशेंट उसको प्रॉपरली ले रहा है तो उसके लक्षणों में सुधार हो सकता है। साइको सोशल ट्रीटमेंट भी है, इसमें साइकोथेरेपीज हैं, लेकिन ये साइकोथेरेपीज तब वर्क करती हैं जब पेशेंट कुछ नॉर्मल हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है, जब उसके दवाएं वर्क करने लगती हैं तो जो कोपिंग स्किल्स हैं, जो प्रतिदिन के जीवन के चैलेंजेस को कैसे डेवलप किए उनको सीखना, लाइफ स्किल सीखना, ये सब सारी चीज़ें सिजोफ्रेनिया के जैसे लोगों को उनके लाइफ गोल को अटेंड करने में हेल्प करते हैं। जैसे स्कूल का काम या फिर वर्क का काम, जो सॉरी जॉब से रिलेटेड जो का वर्क है वो। साइको सोशल ट्रीटमेंट से व्यक्ति की जो हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना जो धीरे धीरे कम होती है और जो रिलैप्सेस है वो भी कम होने लगे। रिलैप्सेस का मतलब होता है कि जैसे कोई बीमारी हुई आपको और आप दवा शुरू किए तो दवा के बाद सिम्टम्स खत्म हो गए, लेकिन जैसे ही दवा फिर समाप्त होती है फिर सिम्टम्स फिर से आने लगते हैं, उनको बोलते हैं रिलैप्स। तो साइको सोशल ट्रीटमेंट जो है या साइकोलॉजिकल थेरेपी जो है, साइकोथेरेपी, ये आपको इन रिलैप्सेस में मदद करती है, ठीक है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है उसमें आजकल नई जो चल रही है वो कोऑर्डिनेटेड स्पेशलिटी केयर, जिसको कहते हैं CSC। इसमें एक ऐसा ट्रीटमेंट मॉडल है जिसमें मेडिकेशन, साइकोथेरेपी, केस मैनेजमेंट, फैमिली इन्वॉल्वमेंट और सपोर्टिव एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज सभी मिलकर ऐसे पेशेंट के सिम्टम रिडक्शन और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। तो सिजोफ्रेनिया अपने आप में एक टिपिकल सीवियर नेचर की प्रॉब्लम है जिसके लिए मेडिसिन से लेकर बिहेवियरल थेरेपीज तक सब कॉम्बिनेशन में जब यूज की जाती है तभी ये जो है प्रभावी होती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट
सिजोफ्रेनिया सिम्टम्स एंड कॉज। अब आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर 10th नंबर स्लाइड एक बार फिर से देखिए। क्या हुआ? सर 10वां स्लाइड। आवाज नहीं आ रही है, तेज बोलो। सर 10th नंबर स्लाइड एक बार फिर से दिखा दीजिए। किताब खोल के देख लेना। अब स्लाइड नंबर का क्या बोल रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा तुम्हारा। 10 नंबर 10। 6 नंबर? नो सर 10। ये तुम्हारा प्रश्न है? प्रश्न पूछने के लिए बोले हैं। सर जो साइकिक पीपल होते हैं सर, क्या सर उनको भी सिजोफ्रेनिया में सर रख सकते हैं सर, जो साइकिक पीपल होते हैं? साइकिक पीपल का तुम्हारा क्या मतलब है, ये बताओ। तो जैसे सर कुछ लोग होते हैं सर, जैसे उनको सर रहता है सर, उन लोग कहते हैं थर्ड मतलब थर्ड डायमेंशन में बात करना उन लोग का। कभी मतलब उन लोग को दौरे पड़ जाते हैं अचानक से, वो किसी और दुनिया में बातें करना, किसी और लैंग्वेज का ही बात करने लगते हैं सर। तो उस तरह के से उनको दौरे पड़ते रहते हैं। ऐसा है ना बेटा कि वो क्लासिफिकेशन है साइकोटिक और न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स का। ठीक है, ये केवल कुछ चीजें पढ़ानी है। नॉर्मल साइकोलॉजी का बहुत लंबा चौड़ा स्कोप है। तो साइकोटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो इसके अंतर्गत, उसके अंतर्गत ये सिजोफ्रेनिया आता है, साइकोटिक डिसऑर्डर जो। ठीक है। और अगर सिम्टम्स इसके क्राइटेरिया पर मैच करते हैं तब हम उसको सिजोफ्रेनिया में रखेंगे। अगर सिम्टम्स क्राइटेरिया पर नहीं मैच करते हैं तो हम इसको उस पर नहीं रखेंगे। जैसे मेडिकल साइंस में होता है उसी तरह से साइकोलॉजी में भी हर प्रॉब्लम का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। ठीक है। और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का मतलब है कि आप जो है डिफरेंट कैटेगरीज में वो सिम्टम्स उस तरह से होने चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैंने पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम और कॉग्निटिव सिम्टम बताए, इनमें से सिम्टम्स होने चाहिए। वो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन को, उसकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित कर रहा हो। वो सिम्टम्स का ड्यूरेशन भी फिक्स होता है कि वो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने इस तरह से रहे। वैसा नहीं कि आपने किसी ड्रग्स के नशे में या किसी ऐसी चीज के सेवन से 1-2 दिन आपके अंदर सिम्टम्स आए तो आप सिजोफ्रेनिया के रूप में ट्रीट कर लिए, उसको डायग्नोस कर लिए। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है। ठीक है। तो केवल ये नहीं है कि आपके एक सिम्टम्स आए तो उसके आधार पर आपको ये जो है सिजोफ्रेनिया के रूप में देखा जा सकता है। अब जैसे अभी कोरोना चल रहा था, तो सर्दी जुकाम खांसी जिसको हो गया तो ये जरूरी नहीं कि उसको कोरोना हो गया ना। कोरोना का वायरस भी मिलना चाहिए ना, कि फ्लू के वायरस को हम मान लेंगे। तो आपका सवाल कुछ वैसा ही है कि सर्दी जुकाम का सर पेशेंट को क्या हम कोरोना का पेशेंट मान सकते हैं कि नहीं मान? ठीक है। सर लेकिन सर कुछ पर्सन जो जैसे कि आजकल कहते हैं सर ना, माता जी चढ़ गई इन लोग के ऊपर, कि इन लोग के ऊपर भगवान ये आ गए हैं। तो उन लोग को किस मतलब कैटेगरी में रखा जाता है सर, उस तरह के पीपल को सर? अब वो देखना होगा कि चढ़ गए हैं कि वो चढ़ा लिया है। ठीक है। क्योंकि जो ओझा सोखा होते हैं वो तो चढ़ाते हैं अपने ऊपर, मतलब दे आर, कह सकते हैं प्लेइंग। जैसे फिल्म अभिनेता अभिनेत्री रोल प्ले करते हैं उसी तरह वो जो है रोल प्ले कर रहा है। लेकिन पैरानॉर्मल साइकोलॉजी में सर इसको जगह मिली हुई है सर, इस चीज को सर। पैरानॉर्मल साइकोलॉजी जब हम लोग पढ़ते हैं सर, तो उसमें सर इन चीजों के बारे में से वो पढ़ते हैं, मतलब डीप मतलब रखते हैं इन लोग के विश्वास इस चीजों पे सर। नहीं, पैरानॉर्मल अलग चीज हो गई ना। अब तुम झूठ मूठ का ड्रामा कर रहे हो, बाल खोल के नाच रहे हो, तो इसमें क्या है? जो ओझा सोखा उनसे जाकर ठीक से कभी पूछ लो क्या करते हैं। क्लोज हो गए तो पता चल जाएगा। वो भी एक, एक उनका अपना तरीका है और जीवन का, और क्या।
ऐसा कुछ ज्यादातर केसेस में होता नहीं, ठीक है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, या किसी घटना किसी चीज से बचने के लिए ऐसी चीजें की जाती, ठीक है। अब जैसे ये ट्रेनिंग आपको बचपन से मिलती है कि पेट दर्द का बहाना बना लेंगे तो स्कूल जाने से छुट्टी मिल जाएगी। तो इसी तरह जब चीजें वयस्क होने पर वो समस्याएं नहीं समाधान होती हैं, तो लोग इस तरह के सिम्टम डेवलप कर लेते हैं, इस तरह की चीजें डेवलप कर लेते हैं। सिजोफ्रेनिया को उसको इस कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो पहले उनको देखना होगा ना कि खाली साल भर में एक ही 2 दिन माता जी चढ़ती हैं, बाकी दिन वो ठीक ठाक रहता है, तो फिर उसको उस क्राइटेरिया में नहीं रख सकते ना। जब जरूरत होती है, जब अम, मौसम आता है, समय आता है, तब खाली वो माता जी आती है उनको, ठीक है। सर नवरात्र में ज्यादा आती हैं। नहीं, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कब आती है, लेकिन उसका समय फिक्स है ना। तो अगर जिसको बीमारी होगी तो सिम्टम्स हमेशा शो होगा ना, ये खाली बस उसी समय होगा। बहुत सी चीजें हैं उस पर, उनको सर लास्ट पैरानॉर्मल भी नहीं क्वेश्चन था कहते। सर, लास्ट क्वेश्चन, सीनियर सिटीजन जो होते हैं सर हमारे सर, उनमें है। सर मतलब हेलोसिनेशन की मतलब भावना और मेमोरी लॉस की चीजें देखने को मिलती है सर, तो क्या सर उनको सिजोफ्रेनिया या फिर वो एज का नहीं, मतलब वो तो होगा? एज बाउंड इश्यूज है ना। तो डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन होता है। जब आप, मैंने अभी बताया ना कि न्यूरॉन्स जो है डेड होने लगेंगे तो आप मेमोरी लॉस की संभावना मिलने लगेगी, कॉन्शसनेस क्लाउडी होने लगता है, ठीक है। तो मैंने बताया क्या कि ज्यादातर ये सिम्टम 16 से 30 साल की अवस्था में होते हैं। सारी चीजों को तो तुमने देखा नहीं ना, सारे तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो मैंने अभी दे चुके हैं हम लोग पहले ही। तो अब ये चीज मैंने ये भी बताया कि ये बच्चों में बहुत रेयर होता है, और उसी तरह वृद्धों में ये प्रॉब्लम बहुत कम होती है, ठीक है। वो जो वृद्धों में प्रॉब्लम होती है वो सिजिफ्रेनिया नहीं होती, उसको बोलते हैं सेनाइटी, सठियाना जिसको आप हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो एक उम्र के साथ जो है इस तरह की जो चीजें डेवलप होती है वो ज्यादातर डीजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन से होती है। दैट इज नॉट द केस ऑफ सिजिफ्रेनिया। सर रेगुलर यूज ऑफ ड्रग्स जो होते हैं सर, जो आजकल सर कॉमन बहुत सारे लोग ड्रग्स, डोपामीन का भी सर ड्रग्स के रूप में सर यूज होता है सर, कई लोग मतलब उसको लेते हैं सर, तो क्या इसको रेगुलर यूज करते रहेंगे तो क्या ये मेंटल हमारे मतलब सिजोफ्रेनिया की तरफ लीड कर सकता है सर? बिल्कुल करेगा। अभी तो दिखाया था, अभी काजल्स में देखा नहीं। तो उसका सर मतलब बताएं कि सर डोपामीन का हम लोग को सर होता है सर वो शरीर में, वो बताएं ब्रेन में होता है सर। हाँ, डोपामिन का जो सिक्रेशन है, एक डोपामिन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो इस जो है न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स देख रहे हो, अगर आप इसको ड्रग्स के रूप में लेते हैं, ऑब्वियसली ड्रग्स जो होती हैं ये जो है प्रॉब्लम को बढ़ा देंगी ना। ये जो साइको सोशल फैक्टर्स हैं, इनमें सब सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो जब आप इस तरह का कोई ड्रग्स आप लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि रेगुलर अगर किसी चीज का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि उससे न्यूरोट्रांसमीटर में इम्बैलेंस होता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस ही इस तरह की प्रॉब्लम्स को लीड करता है। तो अगर ब्रेन की केमिस्ट्री या उसके स्ट्रक्चर में आपके इस ड्रग्स लेने से चेंजेस आ रहा है, ऑब्वियसली दैट विल लीड द सिजोफ्रेनिया। थैंक यू सर। चलिए, और कोई प्रश्न? सर साइकोन्यूरोटिक ड्रग्स होते हैं सर, वो क्या काम करते हैं हमारे बॉडी साइको में? न्यूरोटिक थोड़ी बोले, साइको एक्टिव बोले, साइकोटिक। यस साइकोटिक। साइको न्यूरोटिक तो तुमने दो चीजों को मिला दिया ना, यही एंटी साइकोटिक को बोल रहे हो। यस सर एंटी साइकोटिक। ये ड्रग्स जो उसकी सिम्टम्स हैं उसको रिड्यूस कर देती है, ठीक है। ड्रग्स में भी ज्यादातर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना,
उन्हीं पर वो वर्क करती है, उनके सिक्रेशन को कम ज्यादा करती है। तो जब वो कम ज्यादा करेगी, जैसे कि डोपामाइन की सिक्रेशन ज्यादा होने से आपको साइकोटिक प्रॉब्लम दिख रही है, तो ऐसी ड्रग्स जो डोपामाइन का सिक्रेशन कम करेगी उन सिम्टम्स को कम कर देती है। ठीक है, बस ओके सर। सिम्टम्स रिडक्शन में काम करती है और धीरे धीरे फिर। सर सर आपने कहा कि जो सिजोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं सर वो ईश्वर से बात करते हैं, मतलब उनका, तो सर मान लीजिए कोई पर्सन है कि जैसे उसका ईश्वर में बहुत लगाव है, वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो सर क्या वो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है? कैसे मतलब लगाव है और कैसे वो कर रहा है, ये तो पहले पता होना चाहिए ना। इस ईश्वर में लगाव होना ठीक है, श्रद्धा होना अलग चीज है। ठीक है, लेकिन अभी वो एक मूवी देखे हो ना, अ, आमिर खान की एक मूवी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा ठीक से, उसमें एक ठीक है, था ठीक है। पीके में, तो वो बात करता था, जी आदेश करें, हाँ, अच्छा गाड़ी से जाना है, कहाँ, ऊपर से उसको आदेश आता था, फिर वो लोगों को बात बताता था। तो ये क्या है, इसको क्या करेंगे, ईश्वर से कैसे बात करोगे, कोई चीज जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, जब चीज आपके सामने हो, कम्युनिकेशन के लिए कुछ होना चाहिए ना, हेलोसिनेशन तो यही है ना, सर तुमको सर आवाज जैसे सुनाई भी देने लगे। मान लीजिए सर कोई भी पर्सन है जिससे जिसका सोसाइटी में ज्यादातर मन नहीं लगता है, या फिर वो ईश्वर को ही अपने जीवन को आधार बना लेता है, तो क्या वो सिजोफ्रेनिया प्रेजेंट हुआ? जैसे ईश्वर को मान लीजिए अपना कुछ संबंध जोड़ लेता है, कोई रिलेशन उससे बना लेता है, तो नहीं नहीं, उससे सिजोफ्रेनिया नहीं है, सिजोफ्रेनिया का कई लक्षण है ना, तुम एक चीज को फिर क्यों, वही हाल हो गया फिर। अभी अभी तो तुम लोगों को समझाया है कि एक सिम्टम्स के आधार पर केवल थोड़ी ना डिसाइड हो जाता है कि किसी को सर्दी ओके। खांसी हो गई तो उसको कोरोना हो गया, वही तुम लोग लेके चल रहे हो। मैंने नो सिम्टम्स की सर लिस्ट बस। बताई, उसका जो है सिवियरिटी बताई, उसकी बताया कि उसका इम्पैक्ट भी होना चाहिए ना। ओके सर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ईश्वर से बात भी कर लेते हैं, लेकिन उनका दैनिक जीवन प्रभावित नहीं होता है, वो काम भी करते हैं, गृहस्थ भी हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, लेकिन यस सर। उस ईश्वर के बात करने में जीवन प्रभावित हो जाए, जीवन समाप्त हो जाए। ठीक है, मैंने हर समय बात ही होती रहे, तब वो एबनॉर्मेलिटी में सर होगा ना। मेरा एबनॉर्मेलिटी डेवलप होने का बहुत सा क्राइटेरिया है। सर मेरा एक क्वेश्चन जो एंजाइटी डिसऑर्डर उससे पढ़ा है, तो उससे सर मान लीजिए कोई पर्सन है कि वो मान लीजिए वो अपने बॉडी को लेकर एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या क्या कर रहा करेंगे? है, जैसे मान लीजिए अपने बॉडी को लेकर या कोई चीज या कोई ऐसी घटना इवेंट उसके जीवन में लाइफ में बीत चुकी है कि वो उसको लेकर एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तुम्हारी आवाज नहीं क्लियर हो रही है। सर मेरा यही कहने का मतलब जैसे कोई पर्सन है कि उसके लाइफ में कोई ऐसा इवेंट है? आ जाता है कि उसको लेकर वह। हेलो सर। तुम्हारी हेलो। आवाज बीच बीच में कट रही है, फिर से ज्वाइन करो, बताओ प्रश्न तुम्हारा, हमको समझ नहीं आ रहा है। हेलो सर। तुम्हारा प्रश्न मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ बताओ। सर जब स्किज़ोफ्रेनिया की सर रिसर्च अपने इनिशियल स्टेजेस पर थी सर, तो उस समय अगर किसी को ये रोग हो जाता तो सर उनकी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाती थी? कब रोग हो जाएगा? सर जब स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में ज़्यादा रिसर्च जब चल रही थी और ज़्यादा हमें जानकारी नहीं थी उस रोग के बारे में, तब। ये रोग के बारे में जानकारी, उसके कारण के बारे में बहुत सिस्टमेटिक जानकारी नहीं है। हाँ सर, हम्म। वही वही। तब सर उनका इलाज किस तरीके इसी तरीके से किया जाता था जैसे आज होता है? जैसे आज हो रहा है, बिना इलाज के कैसे हो रहा है कोरोना का जो है ट्रीटमेंट। कोरोना का जी ना सर। ठीक से कारण पता है ना कुछ है, हो ही रहा है ना इलाज। वैक्सीन भी हाँ डेवलप हो सर। गई, दुनिया में 100 तरह की वैक्सीन आ गई। जी सर। उन सिजोफ्रेनिया बहुत पुरानी चीज है, उस पर काफी कुछ हो चुका है, अभी आगे आओगे तुम लोगों को तो पता चलेगा।
ऐसा नहीं है कि उस पर हुआ नहीं है, उस पर एक एक न्यूरोट्रांसमीटर को लेके एक एक मॉडल डेवलप हुए हैं, बहुत काम है। मतलब एग्जैक्ट कॉज क्या है इसमें थोड़ा डाउट होता है। ठीक है, किसी जी को सर। सेरोटोनिन मिलता है, किसी को डोपामाइन मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, कोई किसी जीन्स को जिम्मेदार मान रहा है, तो वो सब इशू है। ऐसा नहीं कि उसके बारे में पता नहीं है। और सर सर एक और सर सवाल है हम मेरा। हाँ बताओ आदित्य। सर सिगमंड फ्रॉइड ने जो सर साइको एनालिसिस के बारे में बात कही थी सर, वो क्या होता है? साइको एनालिसिस एक प्रविधि है, इसमें हम व्यक्ति के अचेतन मन को जानने का प्रयास करते हैं, उसकी समस्याओं का कारण ढूंढते हैं। ठीक है, बहुत अलग चीज है। साइको एनालिसिस टेक्निक कह सकते हो, है पर्सनालिटी की थ्योरी है, बहुत कुछ। देख इसको एक शब्द में तो बता नहीं सकते, 2 दिन 3 दिन लगेगा उसको थ्योरी बताने में। उनका ओके, मानना थैंक है यू कि सर। बहुत तरह के मानसिक संघर्ष होते हैं, जी। और उन्हीं संघर्षों की वजह से आपको समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अगर आपका इलाज करना है तो उन संघर्षों को जानना पड़ेगा। ठीक है, वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। थैंक यू सर। चलो सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन। क्वेश्चन था सर। सर यही क्वेश्चन था सर, एंजाइटी एंजाइटी डिसऑर्डर से कि सर कोई ऐसा पर्सन है सर, उसके लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आ जाता है या वह अपने बारे में ऐसा कुछ जान लेता है कि उसको लेकर वह एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है, सर उसके लिए क्या करेंगे? उसको एडजस्टमेंट लेकर नहीं सर कर वह, पा रहा है, उससे क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम है उसको? सर मान लीजिए क्या कि जान जैसे, भाई, ये तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम्हारा प्रश्न बड़ा वेग है ना। ये एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको तुम कह रहे हो एंजाइटी डिसऑर्डर है कि नहीं कुछ और है, वो पहले देखना पड़ता है ना। ठीक है, एडजस्टमेंट नहीं करने के बहुत से कारण हो सकते हैं, कि जिसके साथ सर एडजस्टमेंट मान करना है लीजिए उसको सर वो, पसंद सर है। वो बताओ। एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी से बिलोंग करता है सर, तो मान लीजिए वो अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। हाँ, तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा तो उसमें क्या किया जा सकता है? उसकी काउंसलिंग करानी पड़ेगी भाई, उसकी जो बायोलॉजिकल जो चीजें हैं उसके हिसाब से उसको प्रिपेयर करना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज अगर आप जानते हैं अनयूजुअल, आपके लिए तो लाइफ प्रोवोकिंग, लाइफ थ्रेटनिंग तो होता ही है वो। ठीक है, सोशल प्रेशर होता है ना उस पर। बेस्ट यही होता है कि वो एलजीबीटी ग्रुप के सदस्यों के साथ जुड़े। ठीक है, वही उसको सपोर्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, वो ज्यादा उसके लिए बेहतर होता है। ये नॉर्मल भाई गधों के बीच घोड़ा अगर आ जाए, घोड़ों के बीच गधा आ जाए, कैसा लगेगा? नहीं यस। सटल होगा ना उसके साथ। इसी तरह से अगर इस तरह की कोई इशू है तो उस कम्युनिटी के लोगों के साथ रहे तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा। और क्या हो सकता है? कि भी सोसाइटी में उतना एक्सेप्टेंस नहीं है एलजीबीटी ग्रुप को लेके, खासतौर से इंडिया में। बाकी तो फॉरेन यस वगैरह सर। में इस तरह का है, मूवमेंट है, रूल्स है, रेगुलेशन है, बहुत कुछ बनाए गए हैं, वहाँ अवेयरनेस भी है। पर यहाँ इस तरह का कुछ है नहीं। अपने कम्युनिटीज में जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके सर। सर सर एंजाइटी डिसऑर्डर सर, कल मेरा क्वेश्चन सब भूल गए थे सर, पूछ ले सर। पूछ लो। सर मेरा ये था सर, जो होम सिकनेस के मतलब आजकल बहुत बच्चों में होम सिकनेस देखने को मिलती है सर, तो क्या सर ये हम्म, एक एंजाइटी डिसऑर्डर का फॉर्म है सर, होम बिल्कुल है, सिकनेस? बिल्कुल होता है, होम सिकनेस में एंजाइटी होती ही है। और किसी को सर एंजाइटी बार बार हो रहा है सर, तो मतलब उसको कह सकते हैं कि वो एंजाइटी डिसऑर्डर से मतलब वो ग्रसित है? डिसऑर्डर होने के लिए तो बताया ना, फिर वही चीज तुम लोग। एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर, वो सेपरेशन एंजाइटी बताया तो था टाइप में, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है ना। अरे नहीं सर, तुम्हारे मेरे शरीर में हीमोग्लोबिन है, एग्जाम्पल देते सर हीमोग्लोबिन का मेरे। लेवल कम बेसी होगा तब ना बीमारी होगी।
जैसे एग्जांपल देते सर, मेरा एक दोस्त सर, उसको ना सर मतलब जब भी बाहर आता था रहने के लिए सर, 1-2 महीने बाद उसको घर जाना था, मतलब बार बार वो घर जाना, रोना धोना शुरू हो जाता था। नहीं, तो मतलब घर क्या जाना करता था कोई वो घर, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर वो वो घर से फिर मतलब क्या करता था ना, वो घर का मतलब एटमोस्फेयर क्रिएट करने के लिए घर से चीजें उठा के लाता था, अपने रूम में रखता था सर। तो मतलब नहीं, बेडशीट वहाँ का, बल्ब, टीवी, मतलब इस तरह का सामान। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? दैट इज नॉर्मल। वो एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है, वो सेपरेशन एंजाइटी का एक फॉर्म है, लेकिन डिसऑर्डर थोड़ी। डिसऑर्डर के लिए वो घर से या तो निकले ही न, या हर 10-5 दिन पर भाग जाए घर। ऐसा कुछ हो जिससे जीवन प्रभावित हो, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं बहुत डिप्रेस हूँ और रोज खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मैं बार बार कर मैं तो बहुत डिप्रेस में, बहुत डिप्रेस फील कर रहा हूँ, और दिन भर घूम रहा हूँ, खा रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। काय का डिप्रेशन? खाली एक सिम्टम्स के आधार पर एबनॉर्मेलिटी नहीं ना होती है। कितनी बार बताए, ये हाथ धोना एक जो है सामान्य घटना है, लेकिन दिन दिन भर में 500 बार हाथ धोगे तो क्या होगा? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है? तो हाथ धोना सिम्टम्स सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोसिस नहीं होती है। खाली सिम्टम्स की सिवियरिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, उसकी जो है फ्रीक्वेंसीज क्या है, और उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है? सिम्टम्स नॉट ओनली द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है। अब जैसे छींक आ गई, तो छींक आना एक सिम्टम है। अब छींक दिन में 2-4 बार आती है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको दिन भर छींक आए, 500 बार छींक आए, छींकने की वजह से आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, तब ना वो समस्या होगी। वो समस्या के लिए सिम्टम्स की नहीं है, डिसऑर्डर होने के लिए सिम्टम्स से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि व्हाट इज द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिम्टम्स, एंड आउटकम क्या है, इम्पैक्ट। वो सब इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। क्लासिफिकेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए केवल सिम्टम्स का परसेप्शन जरूरी नहीं है, और भी बहुत सी चीजें हैं जो देखनी पड़ती है। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना कि खुद से डायग्नोसिस नहीं करनी चाहिए किसी चीज की, एक्सपर्ट इसीलिए होते हैं। थैंक यू चलिए, सर। ठीक, और कोई प्रश्न है? सर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में सर व्यक्ति को तो उसके फैमिली वाले ही मतलब ले जाते होंगे या साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि उस पर्सन को तो पता नहीं चल पाएगा कि उसको ओसीडी है। क्यों नहीं पता चल पाएगा? सर मान लीजिए। ओसीडी ओसीडी होगी तो उसको उसको घर वाले को पता चल जाएगा ओके सर। कि कोई विचार बार बार मन में आ रहा है, या कोई ऐसा व्यवहार जो आप दिन भर उसी में लगे रह रहे हैं, दिन भर जैसे सफाई करना है तो दिन भर सफाई ही करते रह रहे हो। ठीक है। वो सर वो पता क्यों सफाई नहीं करने में चलेगा? सर उस पर्सन को मतलब वो जानबूझ के सफाई करता है या फिर उसको सफाई करने में अच्छा लगता है, क्या प्रोसीजर होता है? अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, उसके दिमाग में टेंशन क्रिएट हो जाती है किसी चीज को देख के, उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए सफाई करता है। अच्छा ओके। अच्छा, थोड़ा बहुत तो अच्छा लगेगा ना, सब हर चीज का एक लेवल होता है ना। एक लेवल के बाद कोई भी चीज अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, आई थिंक नाउ योर क्वेरीज आर ओवर नाउ, सो थैंक यू ऑल फॉर टुडे क्लास, वी विल मीट थैंक यू सून। सर। Thank you, sir.